बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। गुड इवनिंग टू एवरीवन। मैं हूं फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। डिबेट विद फ़खर में आज हम लोग बात करेंगे पाकिस्तान के जो इंटरनल सिक्योरिटी के मसाइल हैं और इसके साथ साथ अफ़गानिस्तान में होने वाली तब्दीली, उसके असरात क्या अब आना शुरू हुए हैं या क्या वजूहात हैं कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान को पिछले 2 महीनों से नज़र आ रहा है कि बहुत ज़्यादा टारगेट किया गया, फोर्सेस के ऊपर बहुत बड़े हमले हुए। खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस के ऊपर तकरीबन हर दूसरे दिन कहीं ना कहीं अटैक हो रहा है और उस पर कैजुअल्टीज हो रही है। क्या वजूहात है इसकी और क्या हुकूमत के पास इसके हवाले से क्या पॉलिसी है या फ्यूचर प्लान क्या है कि इसको कंट्रोल कैसे करना है? इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे और आज मुझे ज्वाइन कर रहे हैं बहुत दिनों के बाद अफगान उमूर के माहिर डॉक्टर सैयद अख्तर अली शाह साहब। फॉर्मर आईजी रह चुके हैं, होम सेक्रेटरी रह चुके हैं और इंग्लिश न्यूज़पेपर के लिए अपना वीकली आर्टिकल भी लिखते हैं। थैंक यू वेरी मच सर फॉर ज्वाइनिंग द शो। बहुत बहुत मेहरबानी। सर डायरेक्टली आऊँगा, खैबर पख्तूनख्वा से स्टार्ट लूँगा क्योंकि आप लीड कर चुके हैं वहाँ के पुलिस को और उस वक्त कर चुके हैं जिस वक्त दहशतगर्दी बिल्कुल ज़ोरों पर थी और रोज़ाना की बुनियादों पर खुदकश हमले हुआ करते थे, पुलिस को टारगेट किया जाता था। क्या हुआ है कि एक दफा फिर उस तरह की चीजें हमें नजर आ रही हैं पेशावर में, नौशहरा में या पुराना फाटा जो है वहां पर दोबारा से सर अटैक्स हो रहे हैं? क्या टीटीपी है, दाइश है या अफगानिस्तान में जो तब्दीली हुए उसके असरात अभी आना शुरू हुए? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जब भी कोई हिकमत अमली बनाई जाती है उसको हम अंग्रेजी में स्ट्रेटजी कहते हैं। उसके मेन जुज़ जो हैं वो 4 हैं। एक तो ये है कि हम कहाँ पर खड़े हैं, फिर आप ये उसके बाद लगाते कि आप क्यों खड़े हैं और हमने कहाँ जाना है और कैसे जाना है। अब ये 4 जुज़ है। तो सबसे अहम इसमें यह कि पहले तो जब आप ये तस्लीम करते हो कि मेरी कमजोरी कहाँ पर है और मसला क्या है, तो तब आप एक कामयाब हिकमत अमली बना सकते हो। जहां तक अब मैं दहशतगर्दी पे बात करूंगा और इंसर्जेंसी भी यहां, तो हम जब ये पहले तस्लीम कर दें कि ये हमारा अंदरूनी मसला है, ये मसला हमारे घर के अंदर है, तो फिर हम एक कामयाब हिकमत अमली बना सकेंगे। लेकिन जब भी वाकयात होते हैं तो हम बैरूनी हाथ के पीछे उसको डिफ्लेक्ट कर देते हैं इशू को कि ये बैरूनी हाथ है, अक्रॉस द बॉर्डर है। ठीक है, अक्रॉस द बॉर्डर भी हो रहा होगा, वहां भी उनकी स्पेसेस है, लेकिन जो यहां पर कर रहा है वो बरीक से तो नहीं आता, वो इसी इलाके में है, यहाँ किसी गांव का होगा, किसी मोहल्ले का होगा। तो ये है कि ये हमें तस्लीम करना चाहिए, चीजें हमारी पॉलिसी में खामियां होती हैं। और दूसरा ये है कि हमें एक जो हमारी अपनी पूरी केमिस्ट्री है, उस केमिस्ट्री में बाज ऐसे केमिकल्स हैं जो हमारे जिस्म को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो जब तक हमने ये केमिकल्स ना निकाले हों अपनी केमिस्ट्री से, तो ये मसला जारी रहेगा। इसके अब दो आपने बलूचिस्तान का जिक्र, डायनेमिक्स है, ये वो अवामिल हैं जिसकी वजह से बलूचिस्तान में भी मिलिटेंसी है और यहाँ पर भी मिलिटेंसी है। तो उन अवामिल का तज्जिया करना पड़ेगा कि वो कौन से अवामिल हैं जिसकी वजह से अब इसकी दो मिलिटेंसी है, जिसकी शक्ल आपको बलूचिस्तान में जो बलोच मिलिटेंसी है उसके अपने डायनेमिक्स है, उसका एक तारीखी पस मंजर भी है। इसी तरह फिर एक रिलीजियस मोटिवेटेड मिलिटेंसी है जिसकी शक्ल यहाँ पर हम देख रहे हैं बलूचिस्तान में भी है,
खैबर पख्तूनख्वा में भी है और पूरे पाकिस्तान में है। अब ये मिलिटेंसी, इसकी एक बुनियादी वजह यह है कि जो स्टेट का अपना नैरेटिव भी इस तरह से रहा है बड़े अरसे तक। हमने खुद यहाँ पर इसके बीज बोए हैं जब हमने यहाँ पर अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन के खिलाफ जिहादी तंजीमों को मुनज़्ज़म किया। यहाँ पर अब्दुल्ला अज़ाब एक जमाने में आए, अपने ओसामा बिन लादेन तो उनके शागिर्द थे। तो ये उन वक्त में हमने जो बीज बोया हुआ है तो उसकी ये फसल है जिसका अब खमियाजा भुगत रहे हैं। अच्छा सर, एक चीज आपने बिल्कुल सही कहा कि उस वक्त जो हमने आज से 40 साल पहले जो कुछ बोया था उस फसल को हम काट रहे हैं, और मेरे ख्याल बार बार हम सर काट रहे हैं, क्योंकि आपने खुद वॉर ऑन टेरर के खिलाफ काम किया आपने उस वक्त। उस मतलब कुछ 2-3 या 4 साल को अगर हम देख लें 13-14 के बाद से, तो हालात बहुत बेहतर हुए थे। लेकिन अभी 2020 और 2021 में मतलब दोबारा से ये चीज जो इंसर्जेंसी थी ये सर उठा गई, पुराना फाटा में भी और एज वेल एज इन बलूचिस्तान। सर क्या मतलब इसके पीछे अभी नए मुहर्रिकात क्या है, या वही पुरानी चीज चलती हुई आ रही है, एक चेन मौजूद है, या उनके आउटफिट्स मौजूद थे वो मुकम्मल खत्म नहीं हुए थे? क्या रीजंस क्या है इस वक्त के टेररिज्म के? सर ये उसी के एक तसलसल है, इसमें वक्फा आ जाता है। मैं हमेशा से ये कहता आ रहा हूं कि जो ऑपरेशंस हुए थे वो उस वक्त, चाहे वो शुमाली वज़ीरिस्तान में है, खैबर में है, जनूबी वज़ीरिस्तान में है, स्वात में तमाम, वहां पर उस वक्त जो तंजीमें थी, हम कहेंगे जो सबसे मुअस्सर तंजीम थी इनकी, वो तहरीक तालिबान थी। अब हमें यह सोचना चाहिए कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान ये बुनियादी तौर पर छतरी थी, अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन थी, जिसमें कि इससे पहले जो मुख्तलिफ तंजीमें थी वो इस छतरी के नीचे आई, जिसमें लश्कर जंगी भी थी, जिसमें जैश मोहम्मद के लोग भी आए, मुख्तलिफ जो अनासर जिनका एक माइंड सेट है जो पहले से बना हुआ था, इस एक छतरी के नीचे आए। जब ये ऑपरेशन हुए तो इसका न्यूक्लियस खत्म नहीं हुआ, इनकी लीडरशिप खत्म नहीं हुई। उन्होंने एक टेक्टिकल रिट्रीट्स, इसको मैं कहता हूं टेक्टिकल रिट्रीट्स की, और कुछ वक्त तक वो थोड़ा सा पस मंजर में चले गए, लेकिन उन्होंने टाइम एंड स्पेस गेन किया और फिर दोबारा असर नो मुनज़्ज़म हुए, और इस दौरान उनको सोशल स्पेस अवेलेबल रहा, और इसी वजह से उन्होंने फिर बाकायदा मजीद रिक्रूटमेंट्स की, ट्रेनिंग उनकी की, और फिर जब उन्होंने अपने हदाफ जहां जहां पर दोबारा वो हरकत पे आ गए। हमारी बड़ी उम्मीदें थी कि अफगानिस्तान में हम हमेशा से ये कहते रहे थे कि तहरीक तालिबान और दीगर तंजीमों को ये प्रॉक्सीज है बैरूनी कुव्वतों के, ख़ुसूसन इंडिया के, और इंडिया जो उस वक्त की हुकूमत थी अशरफ गनी और दूसरी हुकूमतें थी और उससे पहले कारज़ई, उन पे ये इल्ज़ामात थे कि वो इंडिया के साथ उनके ज्यादा रवाबित है और इंडिया की एम्बेसी जो है ऐसे अनासर की पुश्तनाई कर रहे हैं। और तहरीक तालिबान की जब हुकूमत आई तो पूरा हमारा जो सिक्योरिटी हमने पर्सपेक्टिव था उसके तहत तो ये था कि वहां पर वो हमारी एक मुवाफिक हुकूमत आ गई है, और उनके आने से वहां पर हिंदुस्तान का असर रसूख खत्म हो गया, उनको एक स्ट्रेटेजिक शिकस्त हुई, और ये उम्मीदें थी कि उनके आने से वो जमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होंगी। लेकिन हमारा जो तज्जिए थे, जो हमने उम्मीदें बांधी हुई थी, वो उस तरह से पूरी नहीं हुई। और आज कुछ दिन पहले पाड़ा चिनार कुरम की एजेंसी में जो वहां से हमले हुए, जिनमें हमारे कुछ फौजी जवान शहीद भी हुए, और पाकिस्तान हुकूमत को कहना पड़ा कि बुरी हुकूमत से कि मजीद हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ये वो वजूहात है आप देख रहे हैं जिसकी वजह से ये चीजें हो रही।
अच्छा सर, एक चीज़ बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन हम क्यों एक कमज़ोर हुकूमत में, इसलिए कमज़ोर हुकूमत सर कह रहा हूँ कि उनके पास ना तो पैसे हैं, ना उनके पास कोई प्रॉपर सिस्टम है। करज़ई साहब हो या अशरफ गनी साहब उलस मशर जो थे, उनके पास तो फिर भी, क्योंकि अमेरिका मौजूद था, उनके पास तकरीबन बेहतर सिस्टम था, बजाय जो अब आज हम जिनसे ये चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। क्यों सर मिसकैलकुलेट हम चीज़ों को क्यों करते हैं कि एक नए लोग आए हुए जो पहाड़ों में रहते थे, अभी जाके वो काबुल सिटी में रहते हैं और वो मुल्क चला रहे हैं। उनके पास सर उस तरह के वसाइल या उस तरह की शायद टेक्नोलॉजीज या उस तरह का कंट्रोल, मेरे जाती ख्याल है ये, मे भी आप मुझसे डिसएग्री करें सर, लेकिन ऐसा नहीं। और उसके बावजूद हमने बस ये अज्यूम कर लिया कि बस अभी ये आएंगे, मुत्तकी साहब होंगे, बाकी एक्स वाई जेड जितने भी हक्कानी ग्रुप के लोग होंगे, और वही सारा कुछ बिल्कुल सेट कर देंगे। हम मतलब सर इतने हमारी मतलब एक कोई विजन नहीं है कि हमने मतलब इतनी बड़ी एक्सपेक्टेशन उन लोगों से रख ली। इस पे एक शायद जब वो उन्होंने डॉक्टर नजीब तालिबान की हुकूमत आई, तो उस वक्त एक ये तासुर पूरे पाकिस्तान में था कि तालिबान ने अफगानिस्तान में जबरदस्त अमन कायम कर दिया है। लेकिन और स्ट्रेटेजिकली और नैरेटिव के हिसाब से शायद पाकिस्तान और वो पाकिस्तान ने हुकूमत को तस्लीम भी किया हुआ था, लेकिन 9/11 के बाद और यहाँ पर जो जितनी जिहादी ऑर्गेनाइजेशंस भी थी, तालिबान के खिलाफ एक वॉर, और जितने भी उसने तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने फिर कार्रवाइयां शुरू की। तो यहाँ पर ये मिसमैच हुआ। और उन्हीं की शय लेकर उन्होंने यहाँ पर भी ये हुकूमत आई। तो 9/11 के बाद एक बहुत बड़ा अरसा गुजर चुका है, तो शायद तहरीक तालिबान उस अंदाज से मनहसब नहीं है। और यहाँ पर एक दूसरी कुवत भी आई जो IS के नाम से यहाँ पर पहचानी जाती है। तो ये वो वजूहात है जिसकी वजह से, और दूसरी बुनियादी वजह ये भी है कि शायद तालिबान का एक नरम गोशा भी हो तहरीक तालिबान पाकिस्तान, कि जब उनसे हुकूमत पाकिस्तान ने बात की तो उन्होंने एक्शन के बजाय ये कहा कि हम तहरीक तालिबान और हुकूमत पाकिस्तान के दरमियान एक फैसिलिटेटर का किरदार अदा करेंगे, इनके साथ आप मुज़ाकरात करें, मुआहदा करें, तो हम वो किरदार अदा करेंगे। तो शायद उन्होंने इससे मुआज़रत की हो कि उनके खिलाफ वो कोई एक्शन करे। वो शायद पर इस पे ज्यादा जोर दे रहे होंगे कि इनके साथ बातचीत की जाए और इनको मौका दिया जाए कि ये वापस मेन स्ट्रीम में आ जाए। और ये आपको याद है कि 1 महीने का जो वहां पर सीज फायर भी हुआ, लेकिन वो कुछ मुतालिबात इस किस्म के थे कि जिसकी वजह से हुकूमत पाकिस्तान पर बहुत नुक्ताचीनी हुई। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ये आप डॉक्यूमेंट ऑफ सरेंडर साइन कर रहे हैं, तो इस वजह से शायद फिर ये बातचीत आगे न बढ़ सकी। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल है और वो है बलूचिस्तान के हवाले से। बलूचिस्तान में जिस तरीके से पंजगूर में FC के हेडक्वार्टर पर हमला हुआ और उसी रात नोशकी में हुआ, उससे तकरीबन एक हफ्ता पहले केच के अंदर हुआ जहां पे 10 हमारे फोर्सेस के जवान शहीद हुए। क्या सर आपको मतलब BLA या फिर सारी जो वहां पे तंजीमें थी वो इकट्ठी हुई, और इसके साथ साथ आपको पता नहीं मतलब लगता है कि नहीं, और कुछ लोग ये कह भी रहे हैं लेकिन आप ज्यादा बेहतर ही बता सकते हैं कि TTP भी उनको कोई मतलब लॉजिस्टिक सपोर्ट या किसी और किस्म की सपोर्ट जो बलूचिस्तान में इंसर्जेंट्स हैं उनको कर रहे हैं कि या नहीं, या मतलब वैसे ही खुद ही इतने वो स्ट्रांग हुए हैं कि इतने बड़े उन्होंने पिछले 2-3 अटैक्स किए हैं। एक तारीखी तसलसल है ये। जहां तक बलूचिस्तान की मिलिटेंसी है और बलोच नेशनलिज्म है,
इस पे बड़ी किताबें लिखी जा चुकी हैं। 8 से 70 की दिहाई में भी मुझे याद है कि स्लैग हैरिसन की थी, अंडर अफगानिस्तान शेडोज, बलोच नेशनलिज्म एंड सोवियत टेम्पटेशंस, और इस किस्म की बहुत। आपको याद होगा कि जब पाकिस्तान बना तो खान अफकलात और फिर उनके भाई ने वो पहाड़ों पे चढ़ गए। इसी तरह सरदार नौरोज के वाकयात आपको पता है। फिर 70 में जब अवामी नेशनल पार्टी, नेशनल अवामी पार्टी की हुकूमत थी, उसको जब डिसमिस किया गया तो एक रिएक्शन हुआ, और फिर ये वहां पर ग्लोबलाइजेशन की बात करूंगा। फिर ग्लोबलाइजेशन के साथ जो छोटी कौमियतें वाले होते हैं तो वो उनके उसमें एक अंदेशा होता है कि इसकी वजह से शायद वो मार्जिनलाइज हो जाए। तो वहां पर जो ये अभी चीन और सिपैक और गवादर इस किस्म के मंसूबे आ गए, फिर अफगानिस्तान से पुख्तून भी बड़ी तादाद में वहां पर आए, तो बलोच ये एक एहसास है उनको कि वो शायद मार्शलाइज हो रहे हैं और उनकी जो कौमी शनाख्त है वो मिट जाएगी, तो वो अवामिल है जो उनकी उसकी मिलिटेंसी को तेज करते हैं। तो राइट एक सर, तो ये है कि जी आप सिर्फ रियासत की जो काइनेटिक एनर्जी है, चाहे वो पुलिस है, फ्रंटियर कोर है, फौज है, उसके जरिए मिलिटेंसी को आप एक्शन करें, ये तो एक जुज है। इसके अलावा भी मिलिटेंसी के साथ डील करने के लिए और बहुत सी तरीकेकार होते हैं। तो ये चूंकि एक लोकलाइज फिनोमेना है, जब आप इसको कंपेयर करते हैं रिलीजियस मिलिटेंसी के साथ, जो कि आप देखते हैं कि अभी उसमें अलकायदा, आईएस, तो ये तमाम ट्रांसनेशनल है, ये सरहदों से पार है ये चीजें उनकी। लेकिन बलूचिस्तान की मिलिटेंसी ये हमारा एक लोकल मसला है, तो इसको दूसरे अंदाज में डील करना चाहिए। और आजकल के उसमें तो आप देखें ना, एक वक्त पे तो वो सरदार थे ज्यादातर, लेकिन मौजूदा उसमें आप देखें तो यूथ है, ज्यादातर पढ़े लिखे यूथ है, ये तमाम ज्यादातर लोग फेडरेशन में रहे हैं और ये वो लोग इसको अब लीड कर रहे हैं, तो ये एक दूसरे अंदाज में अब सामने आया हुआ। बिल्कुल सही है सर। वाइंड अप करेंगे, टाइम क्योंकि ख़त्म हो चुका है, क्योंकि बलूचिस्तान और खैबर पुख्तनख्वा पे बहुत सारी बातें हो सकती हैं। एक डेवलपमेंट के हवाले से, क्योंकि बलूचिस्तान हमेशा इग्नोर किया गया और हमारे फाटा के इलाकों को भी इग्नोर किया गया, शायद ये भी एक रीज़न है। आप देखें ना जी, जो एहसास महरूमी है ना, ये कि हम जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करते हैं और वहां पर ऐसे लोगों को प्रॉप अप करते हैं जिनके लोगों में रूट्स नहीं होते, तो जो नेशनल वहां के लीडर्स हैं, आप जब उनको पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम से निकालते हैं तो फिर ये चीजें मिलिटेंसी की तरफ जाती हैं। तो वहां पर ऐसे कंडीशंस पैदा करने चाहिए कि वहां के जो असल लीडर्स हैं वो पॉलिटिकल सिस्टम में वो आगे आए, तो इससे किसी हद तक ये मिलिटेंसी पे काबू पाया जा सकता है। बिल्कुल सर, आपकी ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जो लोकल्स हैं वहाँ पे उनको ज़्यादा बाइख्तियार बनाया जाए, ना कि कहीं और से लोगों को ले आकर गवादर में, तुर्बत में या किसी और इलाके में आकर वहाँ पे उनको इंजेक्ट किया जाए। यकीनन ये मेरा ख्याल किसी को भी शायद एक्सेप्टेबल नहीं होता। हमारे खैबर पुख्तनख्वा में भी हम देखते हैं और कई बाकी इलाकों में भी हम लोग ये चीज़ें देख रहे होते हैं। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग द शो एंड थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स फॉर वाचिंग डिबेट विद फखर यूसुफजई। किसी और डिबेट में फिर मिलते हैं। टेक केयर, बाय। थैंक यू। थैंक यू।